दूसरी बड़ी खबर बाजार के अलावा थी कि इंडोनेशिया ने पाम ऑयल एक्सपोर्ट पर बैन हटा लिया है। न्यूज़ एजेंसीज पर आई खबरों के मुताबिक इंडोनेशिया ने क्रूड पाम आरबीडी पाम ऑयल को एक्सपोर्ट बैन की लिस्ट से बाहर कर दिया है। यानी भारत को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे सहयोगी विश्वमोहन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ और डिटेल के साथ जुड़ते हैं उनके साथ सीधा। विश्वमोहन, सुबह खबर आई, इनफैक्ट वीकेंड पे खबर आई कि पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लग रहा है। उसके बाद दोपहर बाद खबर आती है कि इस बैन में क्रूड पाम और आरबीडी पाम शामिल नहीं है। तो अब कुल मिलाकर स्थिति पहले समझाइए कि अब किस किस चीज़ पर बैन है और इसका क्या मतलब निकलता है। देखिए, एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि हमारा जो मेजर चंक होता है, हम क्रूड पाम तेल का इंपोर्ट करते हैं और आरबीडी जो पाम तेल है वो रिफाइंड पाम तेल है। अगर उस पर भी बैन हटा दिया गया है, उस पर से भी इंडोनेशिया ने बैन हटाने का फैसला किया है। लेकिन जो पैकेज्ड आरबीडी पाम तेल है उस पर बैन जारी रहेगा। लेकिन पैकेज अगर आरबीडी पाम तेल अगर नहीं भी आए तो वो अपने इकोनॉमी के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर हम क्रूड पाम तेल ले आते हैं तो वो पैकेज रिफाइनिंग का काम हम घरेलू बाजार में भी कर सकते हैं, तो हमारी रिफाइनिंग इंडस्ट्री के लिए भी फायदा है। यानी क्रूड पाम तेल पर एक्सपोर्ट बैन हटाना ही इंडिया के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि हम आपको बता दें कि हम 45 लाख टन इंडोनेशिया से सालाना क्रूड पाम तेल का इंपोर्ट करते हैं। और इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा 58% दुनिया में ग्लोबल जितना उत्पादन होता है क्रूड पाम तेल, उसका 58% सिर्फ इंडोनेशिया करता है और 26% मलेशिया। यानी ये दोनों देश मिलकर ही 84% उत्पादन पाम तेल का करते हैं। ऐसे में अगर इंडोनेशिया बैन लगा कर रखता तो डेफिनेटली ऑलरेडी जो मार्केट टाइट है रूस और यूक्रेन की वजह से, जहां पे सनफ्लावर ऑयल का एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है ब्लैक सी के जरिए, ऐसे मार्केट में इंडोनेशिया का फैसला बहुत ही कठिन होता इंडियन कंज्यूमर्स के लिए। लेकिन एक बड़ी राहत की खबर इंडोनेशिया की तरफ से दी गई है और डेफिनेटली इसका फायदा इंडियन कंज्यूमर्स को मिलेगा। और कई ऐसे एक्सपर्ट से हमने आज दिन भर बात की, उनका भी ये मानना था कि इंडोनेशिया जैसे बड़े उत्पादक के लिए अगर एक्सपोर्ट लंबे समय तक, अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा वो बैन करके रखते तो एक सप्लाई ग्लट, एक मेजर ग्लट तैयार हो जाता उनके अंदर ही, उनका भंडार काफी बढ़ जाता पाम तेल के, तो उनके लिए भी सस्टेन करना बहुत मुश्किल था। इसलिए उन्होंने वापस से इस फैसले को वापस ले लिया और एक अच्छी राहत की खबर है। जी, राहत की खबर है। बहुत शुक्रिया विश्वमोहन उस पूरे एनालिसिस के लिए। और ये जो एक्सपोर्ट बैन अब हट गया है, राहत की खबर जो विश्वमोहन भी हमें बता रहे हैं, इसको और डिटेल से समझते हैं। हमारे साथ सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया साहब जुड़ गए हैं। बजोरिया साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका IT नाउ स्वदेश पर। सबसे पहला सवाल मेरे मन में यही आता है कि एक दिन पहले इंडोनेशियन सरकार फैसला लेती है और अब खबर आ रही है कि वो फैसला वापस ले लिया गया है। क्या वजह रही होगी आपके हिसाब से ये फैसला वापस लेने की? भारत से संबंध काफी अच्छे हैं इंडोनेशिया के, इस मामले में क्या उसने एक बड़ा रोल प्ले किया होगा? IT नाउ के सब व्यूअर्स को हमारा नमस्कार। देखिए, आपने बात जो कही है, इसमें अनाउंसमेंट किया था फ्राइडे को इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कि हम पाम ऑयल पे एक्सपोर्ट बैन लगाएंगे। अब हो सकता है 48 घंटा में अफसरों से, मंत्रियों से सब बैठक हुई, उसमें समझ में आया होगा कि पूरा का पूरा बैन लगाएंगे तो हमारे सर पे ही पहाड़ टूट पड़ेगा, बिकॉज उतना तेल के रखने को टंकियां नहीं है उनके पास में, टैंक्स ही नहीं है। तो उन्होंने अभी एक वाया मीडिया निकाला है कि भाई हम क्रूड पाम ऑयल का एक्सपोर्ट अलाउ करेंगे और रिफाइंड पाम का एक्सपोर्ट नहीं अलाउ करेंगे, मतलब आरबीडी होल्डिंग का। तो ये बड़ा सेंसिबल व्यू लिया है और प्रॉपर डिसीजन लिया है कि लोकल प्राइसेस भी आपको सूदन करनी है, वो भी हो जाएगी। एट द सेम टाइम आपका एक्सपोर्ट जो मार्केट है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। और इंडिया जैसे मार्केट के लिए तो क्रूड पाम ऑयल ही हमें ज्यादा वेलकम है, बिकॉज जैसे विश्वमोहन जी ने कहा कि हमारे रिफाइनरीज को क्रूड ऑयल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो हमें मिलता रहेगा, तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बट लेकिन क्या होता है, इस तरह के फैसले और इतने बड़े लेवल, हाई लेवल के फैसले मार्केट को पूरा अप एंड डाउन करके छोड़ देते हैं। आप देख रहे हैं फ्राइडे की इस अनाउंसमेंट के बाद सुबह सुबह आज मलेशियन मार्केट 8% तक चला गया था, और आज 8% अप जाने के बाद में ये वापस जब अनाउंसमेंट आया कि भाई क्रूड पाम ऑयल तो एक्सपोर्ट में अलाउ हो जाएगा, तो 2% नीचे चला गया। 10% का मूवमेंट मार्केट में हुआ है आज इस उथल पुथल में। आप समझ के चलिए, इसमें कोई आदमी कोई सेल परचेस कर बैठा हो और उसका उल्टा पड़ गया तो कितनी बुरी मार लगी होगी उसको। लेकिन यही बातें हैं कि आजकल जियो पॉलिटिकल या पॉलिटिकल लीडर्स के स्टेटमेंट्स और ट्वीट्स वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं, इंस्टेड ऑफ डिमांड और सप्लाई, इंस्टेड ऑफ पुराने तरह के ऑयल की बैलेंस शीट क्या है, वो बातें आजकल मायने सिर्फ 1/3 रह गई है। और 1/3 मायने वेदर के हो गए और 1/3 मायने ये पॉलिटिकल हाई लेवल के ट्वीट्स और स्टेटमेंट के हो गए। प्राइस मेकिंग आजकल इस तरीके से हो रही है जी। बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, हम तो कहेंगे कि भाई अल्टीमेटली जो क्लैरिफिकेशन आया है वो सेंसिबल आया है और हम इसको वेलकम करते हैं। और इंडोनेशिया को भी ये समझना बहुत जरूरी था कि जो हमारे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पार्टनर्स है उनको हम ऐसा
एकदम सडनली झटका न दे तो हमारा विश्वास हट जाएगा। तो वो बात उनको समझ में आ गई। तो महीने का वो लोग समझ के चले 40 लाख टन तेल बनाते हैं और उस पर बिल्कुल 15 लाख बजोरिया टन साहब, consume करते करेक्ट हैं। आपकी बात मैं समझा आपकी बात, और बहुत अच्छे से आपने समझाया भी कि यहाँ पर जिन लोगों ने पोजीशंस ले ली होंगी उनके लिए आज का दिन काफ़ी मुश्किल भरा रहा होगा। लेकिन अगली बात जो दिमाग में आती है, जो समझना मैं आपसे चाहूँगा, वो ये कि क्या ये माने अब कि आने वाले दिनों में खाने के तेल के दाम जो है हमारे यहाँ भारत में, वो अब उनमें गिरावट की उम्मीद है? कई एक्सपर्ट कह भी रहे थे कि मई महीने में शायद ऐसी स्थिति देखने को मिले। उस पर क्या व्यू है आपका? देखिए, खाने के तेल में अभी जिस तरह का इनका फैसला फ्राइडे को आया उसको देख के तो लग रहा था कि 8 से 10% मार्केट बढ़ जाएगा और एक्चुअली 7-8% तो बढ़ भी गया था। लेकिन अभी ये जैसे क्लैरिफिकेशन आया तो मार्केट वापस नीचे आ गया है। डोमेस्टिक मार्केट भी नीचे आ गया है, इंटरनेशनल मार्केट भी नीचे आ गया है। तो वो कंज्यूमर को एक नया बम फटने वाला था, वो फटा नहीं, तो उतनी राहत मिल गई। और बाकी की राहत तो अभी आगे जाके देखिए, रशिया यूक्रेन का कहीं सीज फायर होता है तो 10% और मार्केट गिर सकता है। और अभी वहाँ अमेरिका में स्विंग विंग अभी बराबर होती है, तो वो भी एक वहाँ का वेदर बहुत क्रूशियल है, अभी वो हमें वॉच करना पड़ेगा सोयाबीन के लिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स है वर्ल्ड मार्केट में, लेकिन एक बार इमीडिएट में जो 8 से 10% मार्केट बढ़ गया और बढ़ने की जो हो गई थी पूरी माहौल, वो कम से कम अभी खत्म हो गई है। तो इतना तो रिलीफ हुआ है। अभी हमें इतने को ही एक रिलीफ मानना पड़ेगा। रशिया यूक्रेन मान के चलना चाहिए जो 8 से 10% मार्केट बढ़ने की बात चल रही थी वो फिलहाल होता नहीं दिख रहा है, और अब ये जो 8 से 10% नहीं बढ़ेगा दाम, उसी को फिलहाल रिलीफ मान के चलें तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बजोरिया साहब, समय निकाल कर आज ईटी नाउ स्वदेश से के साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।